आज हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फार्मूले का इम्प्लीमेंटेशन। यानी आज हम ये चीज़ देखेंगे कि किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर फार्मूलाज को यूज़ करके हम अपने पास अपनी डिफरेंट वर्किंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपने सबसे पहले स्टार्ट का बटन प्रेस करना है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 या 2010 दोनों में से जो मर्ज़ी ओपन कर लें। दोनों के हवाले से जो वर्किंग है आज के लेक्चर की वो तकरीबन सेम होगी। तो मैं यहाँ से एक्सेल 2010 जो है बेसिकली इसको ओपन कर लेता हूँ। फर्दर आप इसको देखिएगा कि इसमें क्या वर्कआउट है। इसकी सप्लाई स्क्रीन आपके पास आ रही है और प्री लोडेड चीज़ें लोड होने के बाद आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 का ये वर्जन जो है ये इस तरह से अवेलेबल हो जाएगा। जस्ट लाइक द ओल्डर वर्जन 2007 हमारे पास यहाँ पर बिल्कुल उस तरह से होम का टैब है। ट्रिगर फायर करने से आप वो फॉर्मेट फ़ॉन्ट के जो ऑप्शंस हैं वो ओपन कर सकते हैं। इससे आप कंट्रोल 1 करके भी ओपन कर सकते हैं और फिर आप इस पर किसी भी तरह की कैलकुलेशंस जो हैं ये परफॉर्म कर सकते हैं। आई एम नॉट डूइंग एट दैट टाइम सो आई जस्ट क्लोज दैट। मैं इसको बंद कर देता हूँ और आज हमने बेसिकली थोड़ी सी कुछ सादी चीज़ें जो हैं वो परफॉर्म करके देखनी है। तो मैं जल्दी से यहाँ पे जाता हूँ और कुछ वैल्यूज़ एंटर करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ एंटर करूँगा, मैंने इस वक्त टेक्स्ट एंटर किया है। आप सबको पता है कि टेक्स्ट पर आपका जो कंप्यूटर है वो कैलकुलेशंस जो हैं वो परफॉर्म नहीं करता। तो इस तरह से आपको नंबर वैल्यूज़ जो हैं वो चाहिए होंगी। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं ताकि अपनी वर्किंग को आप लोग ज़्यादा क्लियरिटी के साथ देख सकें। तो अब मैं यहाँ पर मेरे पास कुछ वैल्यूज़ आ गई हैं। मैं जल्दी से यहाँ जाता हूँ और कुछ वैल्यूज़ डमी सी वैल्यूज़ जो हैं वो मैं यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 9 वैल्यूज़ जो हैं वो एंटर कर ली हैं और जब मैं इन्हें जमा करूँगा तो 2023 जो है वो मेरे पास आंसर आएगा। अब ये किस तरह होता है या ये वर्किंग या कैलकुलेशन किस तरह से परफॉर्म होती हैं, आज हम इन चीज़ों के बारे में सीखेंगे। एक्सेल बेसिकली एक्सेल का मेन ऑब्जेक्टिव, एक्सेल का मेन मकसद, एक्सेल का मेन फंक्शनलिटी जो है वो यही है कि हम किस तरह से एक्सेल के अंदर कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। इसके हवाले से हम इसके अंदर जो है अपनी फंक्शनलिटी की बात करेंगे। तो यहाँ पर मैंने देखा कि मैंने यहाँ पर आपके सामने जो 9 वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर टाइप की हैं और आपको यहाँ पर बता दिया है कि जो इसका आंसर है वो आपके पास कितना होगा। वो जो भी आपने 22 या 2083 जितना भी आंसर हमने यहाँ पे डिस्कस किया है वो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। ओके जी, हम स्टार्ट करते हैं जी अपनी वर्किंग दोबारा से। हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास ये हमारी कुछ वैल्यूज़ हैं जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब मुझे इन वैल्यूज़ को एड अप करना है, इन वैल्यूज़ को जमा करना है। इन वैल्यूज़ को जमा करने के लिए आपके पास जो है वो फंक्शनलिटी है। याद रखिएगा एक्सेल में हर फार्मूला इक्वल साइन से शुरू होता है। यानी अगर आप यहाँ पर इनको जमा करना चाहते हैं तो आप इक्वल का बटन प्रेस करें। कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए आपको यहाँ पर इक्वल का बटन जो है वो प्रेस करना है। उसके बाद आपने कोई भी जिस तरह से आप बचपन से आज तक करते रहे हैं वैल्यूज़ को जमा करना है। तो 543 जी मिस बोलते जाइएगा, 543 प्लस 34 54 524 54 34 654 45 76 जी। नंबर 4 पे कह रहे हैं 534 है जी। तो यहाँ पे हम इसको ठीक कर लेते हैं। अब ये था ओल्डेस्ट वे। इसमें क्या होता था कि हम वैल्यूज़ लिखते थे, उनके दरमियान प्लस का ऑपरेटर लगाते थे और इन्हें जमा कर लेते थे। एंटर करने के लिए आप आंसर का बटन या इक्वल का बटन प्रेस करते हैं। तो आप देखें मैंने आपको पहले आंसर बता दिया था कि 2028 जो है वो आंसर आएगा। तो यहाँ मेरे पास ये आंसर आ गया है। दिस इज़ द ओल्डेस्ट मेथड जिसको हम यहाँ पे देख सकते हैं या अपने पास जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या वर्किंग। ले जी, हम यहाँ से अपनी वर्किंग का दोबारा देखते हैं हमारे पास क्या वर्किंग थी। हमने देखा कि हमारे पास ये हमारी कुछ फंक्शनलिटीज़ थी। हमने कुछ वैल्यूज़ ली और उनके दरमियान सिंपल प्लस का ऑपरेटर लगाकर हमने इन्हें जमा कर लिया। जमा करने के बाद आखिरी वाले सेल पर रखते हुए कर्सर आप एंटर का बटन प्रेस करें। जैसे ही आप यहाँ पर एंटर का बटन प्रेस करेंगे आपके पास आपकी तमाम वैल्यूज़ का सम जो है वो 2028 की सूरत में आपको यहाँ पर नज़र आना शुरू हो जाएगा या आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरीके का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, इसका नुकसान क्या है, ये क्यों ये मेथड जो है वो बेहतर नहीं है। उसके रीज़न ये है कि आप किसी भी वैल्यू पे जाएं, उस वैल्यू को जाकर आप यहाँ से तब्दील करें। मैंने यहाँ से इस वैल्यू को 34 की बजाय 33 कर दिया। अब एक्चुअली होना क्या चाहिए था कि आपके पास 2028 की बजाय
2027 आंसर आना चाहिए था। तो मैंने यहाँ पर एंटर प्रेस किया, जैसे मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया मेरा आंसर जो है वो अपडेट नहीं हुआ। इसका मतलब है कि ये मेथड जो इस वक्त मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ये एक्यूरेट नहीं है या ये दुरुस्त नहीं है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक और मेथड जो है वो यूज़ करता हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ और वैल्यूज़ जो हैं वो टाइप की, आप यहाँ देख सकते हैं मैंने कुछ डमी वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पे टाइप की हैं। इन वैल्यूज़ को मुझे जमा करना है और जब मैं इन्हें जमा करूँगा तो 571 जो है वो मेरे पास सम आंसर जो है वो आ जाएगा। हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि मैं ये पहले से बता देता हूँ। नाउ द सेकंड मेथड, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, बार बार इस चीज़ को पढ़ेंगे, इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे तो होप कि आप भी ये आंसर बड़ी जल्दी से बता सकते हैं। तो देखते हैं कि क्या वाकई जो मैंने आंसर बताया वो ठीक है कि नहीं। अब पिछले तरीके की जब मैंने बात की ना तो वो मेरा ओल्डेस्ट वे था। उस वे में ये प्रॉब्लम हुई थी कि मैंने जो वैल्यूज़ लिखी थी जब मैंने उनको नीचे बॉटम में सम किया तो आंसर आया था 2028। जबकि मैंने किसी वैल्यू को तब्दील किया तो अब वैल्यू जो है तब्दील करने से मेरा जो आंसर था या जो मेरा सोल्यूशन था वो मेरे अप्रोप्रिएट रिजल्ट के मुताबिक नहीं आ सका। अब मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा तरीका इस्तेमाल हो कि जिसके मदद से मैं अपने आंसर को ज़्यादा अप्रोप्रिएट वे से देख सकूं। तो ऐसा करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने यहीं कर्सर को रखा और इक्वल का बटन प्रेस किया। याद रखिए जब भी आपको कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है आपको इक्वल का बटन जो है वो प्रेस करना है। मैंने यहाँ पे इक्वल बटन प्रेस किया। इक्वल प्रेस करने के बाद अब ऐसा क्या तरीका हो सकता है कि अगर मैं किसी वैल्यू को तब्दील करूं तो मेरे पास मेरा जो आंसर है वो ऑटोमेटिकली तब्दील हो जाए। अब इस चीज का सलूशन आपको अलजबरा प्रोवाइड करता है। बचपन से आज तक आप शायद अलजबरा पढ़ते रहें लेकिन अभी तक आप में से किसी को शायद ये पता नहीं होगा कि अलजबरा ही इस चीज का सलूशन है। हाउ इट कैन बी पॉसिबल। अलजबरे में आप पढ़ते थे कि मेरे पास एक वैल्यू है जिसका आंसर जो है वो है, मैं कहता हूं x इज इक्वल टू 20, अगर x की वैल्यू 20 है एंड y इज इक्वल टू 50। तो अगर मैं दोनों को जमा करना चाहूंगा तो मैं जमा करने के लिए 20 और 50 को जमा नहीं करूंगा बल्कि मैं जमा करने के लिए क्या करूंगा कि मैं कहूंगा इक्वल x प्लस वाई, यानी मैं x और y को जमा कर दूंगा। सो कॉल्ड जो भी मेरे पास आंसर आएगा वो रिजल्ट होगा। अब इस सूरत में देखें कि अगर कभी मैं x की वैल्यू चेंज करके 20 से 25 कर देता हूं तो आंसर ऑटोमेटिकली, आंसर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसने तो x और y को जमा करना है। तो अलजबरे की मदद से हम ये इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं कि हम कुछ वैल्यूज़ लिखें और वो ऑटोमेटिकली जमा हो जाएं। तो ये कैसे करेंगे या इसकी वर्किंग को किस तरह से परफॉर्म करना है अब इसे यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ वेरिएबल किधर हैं जिनको वैल्यूज़ देनी है, तो यहाँ मेरे पास वेरिएबल्स नहीं है, मेरे पास यहाँ पर कुछ और वैल्यूज़ हैं। सो आई जस्ट सेड इक्वल। अब 65 लिखने की बजाय मैं यहाँ पर 65 वाले सेल का नाम लिखता हूँ। फैजान 65 वाले सेल का क्या नाम है? B1 इस वक्त सेल है जिसका नाम 65 है। तो मैंने यहां पे क्लिक किया, मेरे पास B1 का रेफरेंस यहां पर आ गया है, यानी 65 लिखने की बजाय मैं उस सेल का रेफरेंस यूज कर रहा हूं। देन आई सेड प्लस, देन 45, अगेन प्लस, अगेन 65, देन अगेन प्लस। और अब उसी तरह वैल्यूज लिखने की बजाय मैं इनके रेफरेंसेस जो हैं वो पास करता जा रहा हूं या रेफरेंसेस जो हैं असाइन करता जा रहा हूं। अब यहां जाकर आप एंटर का बटन प्रेस करें। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपके पास 571 आ गया। अगर आप किसी वैल्यू को तब्दील करते हैं तो आपके पास जो आंसर है वो ऑटोमेटिकली तब्दील हो जाता है। सो वेरी गुड, ये मेरे प्रॉब्लम का सलूशन था जो कि मुझे यहाँ पे मिल गया। लेकिन अब इस तरीके का भी एक ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है? अगर इस तरीके में आप देखें ना तो जब मैंने जमा तो कर लिया, आंसर तो मेरे पास आ गया, लेकिन ये कि अगर वैल्यूज 10 तक हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर मेरी वैल्यूज जो हैं वो 500 या 5000 तक हैं तो फिर क्या करूंगा? फिर तो इतनी दफ़ा मैं प्लस करूंगा कि सुबह से काम करना शुरू करूं तो रात तक तो मैं सिर्फ वैल्यूज को जमा ही कर सकूंगा। गलती लग जाए तो 2 दिन लगेंगे। सो कंप्यूटर तो चीज़ों को जल्दी करने के लिए कहता है। कंप्यूटर तो हम पर यह साबित करता है कि हम चीज़ों को ज़्यादा तेज़ी के साथ जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हाउ आई विल डू दैट, ये मैं कैसे करूँगा? इसके लिए मैं दोबारा यहाँ ऊपर गया, फिर मैंने कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे टाइप कर दी। याद रखिएगा किसी भी काम को ज़्यादा जल्दी से करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बेसिकली
फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। एक्सेल के फंक्शंस एक्सेल की बहुत बड़ी ताकत हैं। इनकी मदद से आप किसी भी काम को ज़्यादा क्विकली, ज़्यादा एफिशिएंटली और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो किस तरह से हम यहाँ पर अपनी इस वर्किंग को परफॉर्म करेंगे या किस तरह से हम अपने पास ये इम्प्लीमेंट वर्कआउट करेंगे, अब हम इस चीज़ की बात करते हैं। तो यहाँ मेरे पास कुछ वैल्यूज़ आ रही हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ को सम करने के लिए फंक्शन का इस्तेमाल जो है वो करता हूँ। याद रखिएगा, एक ही फंक्शन तरीके से पढ़ें तो आप इजीली पिक कर लेंगे कि किसी भी जगह पर जब आप भी ऑफिस में या किसी भी जगह पर आपको फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो अपने वर्कआउट को परफॉर्म कर सकेंगे। तो कैसे करेंगे या ये जमा का काम हम किस तरह से परफॉर्म करेंगे, अब ज़रा इस फंक्शनलिटी को देखते हैं। फंक्शन का नाम मोस्टली इंग्लिश लैंग्वेज में आपकी बयान किए हुए वर्ड के मुताबिक ही होगा। तो मैंने यहाँ गया, यहाँ जाके मैंने कहा इक्वल और फिर मैंने फंक्शन का नाम लिखना है। यानी इक्वल के बाद हमारे पास हमारे फंक्शन का नाम आएगा। सो मैंने कहा इक्वल एंड देन सम। आप लोगों ने नोट किया कि जब भी मैं किसी फंक्शन को इक्वल के बाद कोई टेक्स्ट टाइप करता हूँ तो वो मुझे ढेर सारे फंक्शन जो हैं वो इस लिस्ट में प्रोवाइड कर रहा है कि इनमें से बेशक चूज़ कर लो। किसी भी फंक्शन के बारे में पढ़ने के लिए आप अपने उस फंक्शन के ऊपर या उस फंक्शन को टाइप करें, जैसा कि मैंने यहाँ पर SUM टाइप किया। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऐड ऑल द नंबर्स इन अ रेंज ऑफ सेल्स। आपके पास लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि ये तमाम नंबर्स को जमा करता है। मैंने क्या किया, सम के बाद यानी फंक्शन का नाम लिखने के बाद आप छोटी ब्रैकेट का इस्तेमाल करें। जैसे ही आप फंक्शन का नाम लिखने के बाद स्टार्टिंग पैरेंथेसिस या छोटी ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, आपके पास नीचे हेल्प के अंदर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं कि वो कहता है सम के बाद ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट बोल्ड हुआ हुआ नंबर 1 देख सकते हैं आप, डार्क सा नजर आ रहा है। तो वो कह रहा है कि नंबर 1 एंटर करो, यानी यहाँ आप बताओ कि पहला नंबर कौन सा है। तो मैंने यहाँ पर जाके क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आपके पास C1 लिखा हुआ आ गया। अब मैंने यहाँ पे कोमा प्रेस किया, अब उसके बाद C2 लिखा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ज़रा अगर आप गौर से देखें तो C1 के गिर्द आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, जबकि इस टिप के अंदर, ये जो बेसिकली फंक्शन टिप आई है, इस टिप के अंदर नंबर 2 के गिर्द बड़ी ब्रैकेट्स नज़र आ रही हैं। बड़ी ब्रैकेट्स का मतलब ये है कि ये वैल्यू ऑप्शनल है। अगर आप एक ही नंबर लिखकर यानी यहीं पे ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं तो आप दूसरा पैरामीटर एंटर नहीं करते तो आपके पास कोई गलती नहीं है, आपका फार्मूला एरर नहीं देगा। लेकिन अगर आप मजीद नंबर ऐड करना चाह रहे हैं तो आप नंबर ऐड करते जाएं। मैंने कहा C1 कोमा, अब यहाँ से जाके मैंने दूसरी वैल्यू सेलेक्ट की C2, अगेन आई सेट तीसरी वैल्यू C3 कोमा C4 कोमा C5 कोमा C6 कोमा C7 कोमा C8 कोमा C9। तो यहाँ पर आप अपनी वैल्यूज़ जो हैं C1 2 3 4 5 अप टू 9 तक जो है वो आप अपनी वैल्यूज़ जो हैं वो एंटर कर सकते हैं। और फिर जिस तरह से ही फंक्शन की वैल्यू कंप्लीट होती है आप यहाँ पर ब्रैकेट प्रेस करके अपने फंक्शन को जो है वो क्लोज कर लें। आपका फंक्शन जो है वो अपनी वैल्यू को ख़त्म कर देता है या वैल्यू क्लोज कर देता है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास आपका जो फंक्शन था जिसकी वैल्यूज़ आप यहाँ पे देख सकते थे वो सारी की सारी फंक्शनलिटी जो है वो आपके पास इस तरह से आ गई है या आप इस तरह से देख सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, अब मैं इन वैल्यूज़ को एड अप करना चाहता हूँ, यानी एंटर करने से किसी भी फार्मूले का रिजल्ट आ जाएगा। तो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया उसने मुझे आंसर दे दिया कि 531 जो है ये आपके पास आंसर है। यानी आप इन वैल्यूज़ को जिस मर्जी तरीके से, चाहे पहले तरीके से, दूसरे तरीके से या तीसरे तरीके से जमा कर लें, आपके पास आंसर यही आएगा। सारी बातें तो अपनी जगह ठीक थी, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या हमने इस तरीके को क्यों अडॉप्ट किया था? क्योंकि हमारे पास ये वाला तरीका था जिसमें हमने वैल्यूज एंटर की थी, ये तरीका बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, जबकि ये वाला इससे भी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि इसमें मुझे सम और ब्रैकेटें एक्स्ट्रा लिखनी पड़ गई हैं। तो ये तरीका तो फिलहाल मैंने कहा इतना ठीक नहीं है, लेकिन आपको कंफर्म कर दूं कि याद रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी सम के फार्मूला में हम 30 वैल्यूज को इस तरह कोमा देकर जमा कर सकते हैं।
कोमे को कंप्यूटर की ज़ुबान में या एक्सेल इसे सेपरेटर के तौर पर काउंट करता है, यानी सेपरेट करने के लिए कि C1 पहली वैल्यू है, C2 दूसरी वैल्यू है, C3 तीसरी वैल्यू है, या एंड सो ऑन C9 नाइन्थ वैल्यू है। हम इनके दरमियान कोमा इस्तेमाल करते हैं सेपरेट करने के लिए, इनके दरमियान सेपरेशन करने के लिए। मैंने यहाँ पर जाकर एंटर प्रेस किया, 531 जो है वो मेरे पास आंसर जो है वो आ गया। पर मसला वही है कि तरीका ये मुझे कुछ सूट नहीं किया, तो मैं वापस जाता हूँ, फिर यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो टाइप कर लेता हूँ। आप कुछ भी वैल्यूज़ जो आप टाइप करना चाहते हैं यहाँ पर लिख दें, इनको आप जमा करेंगे तो आपके पास एक बड़ी अमाउंट में जो आंसर है वो आ जाएगा। लेकिन फ़िलहाल मैं इन्हें जमा करता हूँ और आपको बताता हूँ कि कैसे जमा करूँगा। तो अब की दफ़ा आपने सेपरेटर इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि अब की दफ़ा आपने रेंज ऑपरेटर को इस्तेमाल करना है। अब रेंज ऑपरेटर किस तरह इस्तेमाल किया जाएगा, उसके लिए आप शुरू करें, हर फार्मूला इक्वल के साइन से शुरू होता है, इक्वल। उसके बाद हम फंक्शन का नाम एंटर करेंगे। मैंने यहाँ पर सम एंटर कर दिया। टिप में उसने मुझे दिखाया है एड्स ऑल द नंबर्स इन अ गे रेंज इन अ रेंज ऑफ सेल्स, कि अगर सेल्स की रेंज देते हो तो सबको जमा करता है। मैंने कहा ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट की। अब नंबर 1 क्या कर रहा हूं देखिएगा, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और नीचे ड्रैग कर लेता हूँ। ड्रैग करते जाएं, आप देख सकते हैं कि उसने कैसे लिखा है D1 से लेकर D9 तक। अगर आप यहाँ पर कोमा लगाएंगे ना तो इसका मतलब है एक सेल D1 एक सेल D9, यानी 2 सेल्स हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर कॉलन लगाते हैं, ऊपर नीचे 2 नुक्ते लगाते हैं, तो इसका मतलब है D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 एंड लास्ट इज D9। तो मुझे यही चाहिए था। अगर 5000 सेल्स भी होंगे तो मैं पहले सेल से लेकर आखिरी सेल तक की वैल्यूज़ को क्या करूँगा, सिर्फ सिलेक्ट कर लूँगा। आप ऐसे नहीं करना चाहते, आप मैन्युअली लिख लें D1 से लेकर D9 तक। आप ऐसे भी लिख सकते हैं D9 से लेकर D1 तक, बात तब भी वही है। रेंज है, नीचे से ऊपर सेलेक्ट करना है, ऊपर से नीचे करना है, आप कर लें। अगर आप कहते हैं ऐसे, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, D1 वहाँ पे आ गया, कॉलन लगाता हूँ, यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, तो मेरे पास तब भी सिलेक्शन जो है वो परफॉर्म हो जाएगी। अदरवाइज अगर आप मैं कीबोर्ड से करना चाहूँ तो मैंने कहा D1 शिफ्ट पे होल्ड रखकर डाउन एरो प्रेस करें, जस्ट लाइक द ओल्ड सिलेक्शन मेथड। आप इस तरह से कंटिन्यू सिलेक्शन कर सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज कर दें, जितनी ब्रैकेटें ओपन की होंगी उतनी ब्रैकेटें क्लोज करना ज़रूरी है। मैं रिपीट करता हूँ अपने वर्ड्स, जितनी ब्रैकेट्स आप फंक्शन के नाम के बाद ओपन करेंगे उतनी ब्रैकेट्स ही क्लोज करना ज़रूरी है। यानी D1 से हमने एक ब्रैकेट पहले शुरू की है, तो उस वक्त तक आंसर सही नहीं आएगा जब तक कि मैं ब्रैकेट क्लोज नहीं कर लेता। याद रखिएगा, फंक्शन के नाम के फ़ौरन बाद कम अज़ कम एक ब्रैकेट ओपन करना ज़रूरी है। आप अगर कोई और ब्रैकेट ओपन करते हैं तो उसका कलर ब्लैक से डिफरेंट होगा, और इसी तरह अगर मैं ब्रैकेटें ओपन करता जाता हूं तो आप देख सकते हैं कि तमाम ब्रैकेट्स के कलर जो हैं वो मुख्तलिफ होंगे। सिर्फ याद रखने का, क्लोज करते वक्त अपने इनर ब्रैकेट के साथ सामने स्क्रीन पे देखें कि आपकी जो ब्रैकेट है वो ब्लिंक करती है, और ये मुझे पता चलता है कि मेरी लास्ट ब्रैकेट है। तो आप इस तरह से अपनी इस वर्किंग को जो है वो क्लोज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जाकर ब्रैकेट क्लोज की, D1 से D9 तक जो मेरी वैल्यूज़ थी वो मैंने यहाँ पर परफॉर्म कर ली हैं। यहाँ तक क्लियर है जी सबको? देन आई प्रेस द एंटर की। मैंने यहाँ पे एंटर का बटन प्रेस किया और आप देख सकते हैं कि आपके पास सम जो है वो बेसिकली 36,973 की शक्ल में आ गया है। वट जो भी आंसर है 75 जो है वो आपके पास आ गया। यहाँ तक क्लियर है जी? बट मैं चाहता हूँ इससे भी ज़्यादा कोई तेज़ तरीका होना चाहिए। आपको याद है मैंने आपको पहले ही आंसर बता दिया था, हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि मैं आपको पहले आंसर बता सकता हूँ। उसका बड़ा आसान सा तरीका है कि आप अपनी वैल्यूज़ को सिलेक्ट करें और एक ज़्यादा सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर एक सम का निशान नज़र आ रहा है, नज़र सबको? इस साइन को प्रेस कर दें। जैसे ही आप इसे प्रेस करेंगे
आपके पास बॉटम ऑफ द सेल जो है वो ऑटोमेटिकली सम का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा और यहाँ आपके पास आंसर लिखा हुआ नज़र आना शुरू हो जाएगा। क्लियर है जी सबको? अब मैं यहाँ दोबारा जाता हूँ, फिर कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ। यहाँ मैंने ये कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो टाइप कर ली हैं। अब यहाँ जाकर मैं इन वैल्यूज़ को सम करना चाहता हूँ। द फास्टेस्ट वे इज़, आप यहाँ पर प्रेस करें आल्ट प्लस इक्वल, नोट कर लीजिएगा, आल्ट प्लस इक्वल। ये प्रेस करने से आपके पास ऑटो सम हो जाएगा, यानी आपका डाटा जो है वो ऑटो सम होकर आपको आंसर देना शुरू कर देगा। नोट कर लीजिएगा, करके देखेंगे, फिर दिल मानेगा तो फिर करेंगे। आल्ट इक्वल फॉर ऑटो सम, कर लिया जी नोट। अब यहां रखा कर्सर और आल्ट इक्वल का बटन दबाया। जैसे मैंने आल्ट इक्वल का बटन प्रेस किया, देखिए सब कुछ खुद ही लिखा हुआ आ गया। अब आपने सिर्फ एंटर प्रेस कर देना है, तो उसने आंसर शो कर दिया 512। मैं रिमूव करता हूं, दोबारा देखें, आल्ट इक्वल एंटर, वो खुद ही ऊपर वाली तमाम वैल्यूज को सिलेक्ट करेगा और आपको आपका जो आंसर है वो रिटर्न कर देगा, आपको जो उसका सोल्यूशन है वो दे देगा। अगर आप कोई वैल्यू कम कर दोगे तो वो ऑटोमेटिकली सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ये देखो, ठीक। लेकिन अब मैं चाहता हूं, मैं जुबानी कैसे बता दिया था पहले मैंने आपको, जब 8000 एंड समथिंग 82 हमने किया था, मैंने आपको पहले कैसे बता दिया। इट्स अ वेरी इजी वे। इस मेथड को कहते हैं रीचेक करने वाला मेथड। सिलेक्ट करें सेल्स को जिनको जमा करना है, ठीक है। मैंने सेल्स को सिलेक्ट किया जिनको मैंने जमा करना है, तो ये नीचे लिखा हुआ है कि आंसर कितना है। सम ऑफ सिलेक्टेड सेल्स इज 512। आप यहाँ पे देख सकते हैं नंबर कितने हैं, 9 है। तो इसका मतलब है कि अब आपके लिए आंसर बताना मसला ही कोई नहीं है, जस्ट सिलेक्ट करें और उसके बाद नीचे से बता दें कि 2822 जो है वो आंसर आ जाएगा। क्लियर है जी सबको? लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अब ज़रा इसका एक कहते हैं ना प्रोमो देखते हैं। ये मैंने आपके सामने कुछ वैल्यूज़ लिखी, इनको सिलेक्ट किया, बताएं क्या आंसर था। सो यू ऑल शुड बी वेरी फास्ट टू टेल मी द आंसर, कि मेरे पास आंसर क्या आएगा। ठीक है जी, तैयार हैं सब? तैयार हैं? ले जी, ऐसे करते हैं कि आपके लिए ज़्यादा क्लियर करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास ज़्यादा क्लियर जो है वो आंसर आएगा जब आप यहाँ पर देखते हैं। तो बताइएगा क्या आंसर आएगा। मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ लिखी, बताएं क्या आंसर आएगा। अब सब नीचे देख रहे हैं, सिलेक्शन 9 लिखा 9 टाइम्स, 81 आंसर आएगा। सिलेक्शन नहीं की, नीचे देखी जा रहे हैं सारे, ठीक है, कि सिलेक्शन करूंगा फिर आंसर बताएंगे। सो यू शुड रिमेंबर कि आपने चालाक बनना है और मौके की नज़ाकत से देखना है कि कौन सा आंसर जो तरीका है वो आंसर देने के लिए ज़्यादा बेटर है। तो मैंने यहाँ पर ये 81 वाला मेथड जो है इसको चूज़ कर लिया है और आपके पास ये आंसर जो है ये आ गया। यहाँ तक क्लियर है जी सबको? यहाँ तक क्लियर? अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमने किया कुछ वैल्यूज़ को जमा। अब इसी तरह ना एक्सेल में मेरे पास कुछ वैल्यूज़ है, लाइक मैं कहता हूँ मेरे पास है फर्स्ट वैल्यू, इसके बाद सेकंड वैल्यू है, और मैं चाहता हूं कि इन वैल्यूज़ को सम करूं, इनका डिफरेंस निकालूं, उनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन निकालूं और डिवीजन निकालूं। अब ये काम मैंने करना है। अगर आप इस तरह करना चाहते हैं तो यहाँ वैल्यूज़ लिख लेता हूं। मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ टाइप कर ली। अब मुझे इनका सम लेना है। मैंने कहा इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट। अब ये तरीका अच्छा नहीं है। अगर वैल्यूज़ छोटी हों तो प्रेफर किया जाएगा कि आप पहली वैल्यू लिखें प्लस दूसरी वैल्यू लिखें। जब आप एंटर दबाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर आप सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं, पहली वैल्यू माइनस दूसरी वैल्यू। अगर आप मल्टीप्लिकेशन करना चाह रहे हैं, पहली वैल्यू स्टार दूसरी वैल्यू। अगर आप डिवीजन करना चाह रहे हैं, पहली वैल्यू डिवाइडेड बाय दूसरी वैल्यू। क्लियर है जी सबको? लेकिन आप में से कई बच्चे कहते हैं सर हमें तो नज़र ही नहीं आ रहा कि इसके पीछे क्या हो रहा है। अगर आप देखना चाहते हैं
कि किसी चीज़ के पीछे कौन सा फार्मूला लिखा हुआ है, तो कंट्रोल प्लस अपॉस्ट्रॉफी सिंगल कोट होता है, एस्केप के नीचे वाला बटन है, ये प्रेस करेंगे। नोट कर लीजिएगा, शो हाइड फार्मूला। फार्मूला देखने के लिए हम ये वाली शॉर्टकट की जो है वो इस्तेमाल करेंगे, यानी जब भी मैंने फार्मूले देखने हैं तो मैं इस मेथड को इस्तेमाल करूँगा। मैं आपके सामने इसका प्रैक्टिकल करता हूँ। मैंने कंट्रोल प्लस सिंगल कोट या अपॉस्ट्रॉफी प्रेस किया और आप देख सकते हैं कि अब आपके पास आपके सेल्स की जगह पर आपके सेल्स की कॉरस्पॉन्डिंग फार्मूला जिसमें प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, वो ऑलरेडी यहाँ पर आपके पास आ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि वो आपको रिजल्ट भी रिटर्न कर रहे हैं। यानी दोबारा कंट्रोल अपॉस्ट्रॉफी दबाएंगे तो आंसर आना शुरू हो जाएंगे, कंट्रोल प्लस अपॉस्ट्रॉफी। और दोबारा अगर आप रीटिक करें तो ये टूगल की है जो अपने काम को बदल बदल कर आपके सामने शो करेगी। तो आप इस तरह से कोई भी ऑप्शन जो आप यूज़ करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं, या कोई भी ऑप्शन जो आप यहाँ पे मैनेज करना चाहते हैं आप यहाँ पर उसे यूज़ कर सकते हैं। सो इस तरह से आपके पास आपके फार्मूलों का आंसर जो है वो भी नज़र आ जाएगा। लेकिन अगर आप में से कोई पेपर में बैठा हुआ है, किसी सीए के पेपर में या आईसीएमए के पेपर में जब आप जाकर जैसे एसीएमए करते हैं तो वहाँ पर वो आपको कहते हैं कि आपको आंसर नहीं चाहिए, क्योंकि आंसर तो मैं कैलकुलेट करके कैलकुलेटर से भी बता दूंगा। तो फिर वो कहते हैं कि आप हमें क्या बताएं, आप हमें ये बताएं कि यहाँ आपने फार्मूले कौन से यूज़ किए। फिर आप कंट्रोल अपॉस्ट्रॉफी करते हैं और फिर इसका हम प्रिंट लेते हैं कि ये फार्मूले मैंने यूज़ किए हैं अपनी वर्किंग के लिए। लेकिन अगर एक बच्चा कहता है कि सर मैं ये फार्मूले एज अ टेक्स्ट रखना चाहता हूँ, यानी मैं इसी इन्वायरमेंट में ही काम करना चाहता हूँ जो मेरा इन्वायरमेंट है, लेकिन यहाँ पर मुझे फार्मूला नज़र आना चाहिए, तो फिर उसका बड़ा आसान सा तरीका है कि आपको इसे एज अ टेक्स्ट शो करवाना है, एज अ नंबर शो नहीं करवाना। ऐसा करने के लिए किसी भी फार्मूले से पहले आप सिंगल कोट लगा दें। अगर मैं किसी भी फार्मूले से पहले सिंगल कोट लगा देता हूं तो वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने इन तमाम फार्मूलों से पहले जो है वो सिंगल कोट लगा दिए। अब मेरी कैलकुलेशन वाली मोड की बजाय मुझे मेरे ये फार्मूले एज अ टेक्स्ट नज़र आ रहे हैं। अगर आपके पास किसी फार्मूले में कोई गलती हो जाती है, मसलन मैं यहाँ पर कोई गलत नंबर जो है वो एंटर कर देता हूँ तो आपका फार्मूला आपको एरर दे देगा। मैं इसको अंडू कर देता हूँ, फिलहाल अंडू करते हैं ताकि आपके आंसर्स आ जाएं। और अब अगर मैं डिवाइड में जाकर यहाँ 0 करता हूँ तो देखें आपको एक एरर नज़र आ रहा है। फार्मूले में अगर कोई गलती होगी तो वो आपको एरर शो करेगा, समथिंग हैश नेम भी आ सकता है, कुछ इस तरह से। इसका बड़ा आसान सा तरीका है कि आप अपने इस फार्मूले वाले सेल पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर एक टिप आ रही है, आप इसके ऊपर लेके जाएं तो वो आपको शो करेगा द फार्मूला और फंक्शन यूज्ड इज डिवाइडेड बाय 0 और एम्प्टी सेल। वो 0 से डिवाइड हो रहा है या वो खाली है, किसी ऐसे सेल से आपने डिवाइड कर दिया है। एक तरीका है कि आप इसको इग्नोर कर दें, बट बेटर मेथड इज़ कि आप अपनी वैल्यू पे जाएं और जाकर आप इसको मिटा दें और इसकी जगह वो रेफरेंस दे दें जो आप यूज़ करना चाहते हैं। तो एंटर प्रेस करने पर आपके पास जो एग्जैक्ट आंसर है वो आ जाएगा। याद रखिए, लास्ट टाइम मैंने देखा कि कुछ लोगों से अगर आपकी वैल्यू पूरी नहीं आएगी ना तो इस तरह से हैश 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 का निशान आएगा। इसका मतलब है कि आप अपने कॉलम की विड्थ जो है वो थोड़ी सी बड़ी करें तो आपकी वैल्यूज़ जो हैं वो आपके डाटा में अप्रोप्रिएट होकर पूरी आ जाएंगी और आप इन्हें प्रॉपरली अपने सामने देख सकते हैं। क्लियर है जी सबको? तो अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग जो हैं वो इस काबिल हो गए हैं कि आप चीज़ों को